एक ऐसी फिजा बदलने लगी है बड़ी तेजी से कि अब नेताओं का भागना किधर भाजपा की तरफ रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा चलाया है और जनता जिस तरह से संविधान की किताबें हाथ में लेकर सड़कों पर उमड़ गई है, इससे नेताओं की भी आंख खुल रही है, विपक्ष के नेताओं को। और इसलिए मैं आज चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति की कि यहां दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस के अलावा सपा और बसपा आगामी चुनाव में कहां रहेंगी, क्या करने जा रही हैं। दोस्तों, अभी तक यूपी में इंडिया गठबंधन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी सीट बंटवारे के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस उसको अवॉइड कर रही है, यह दिख रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी सोच हो। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के पास इतना धन बल है, बाहुबल है कि जनता के सड़क पर आ जाने पर भी उसको हराने के लिए पार्टियों को एकजुट होना ही पड़ेगा। कहीं इसके पीछे इस दृश्य का इंतजार तो नहीं है? मायावती जी की ओर से सिग्नल दिया गया है कि जिससे इंतजार करने वाले इंतजार करने को में भी कोई नुकसान नहीं समझ रहे हैं, पूरे आश्वस्त हैं कि ये तो होना ही है। तो एक बात और जो किताबों के बारे में कहनी है कि अभी ये किताबें आप तक पहुंच रही होंगी। आप में से तमाम लोग किताब खोलते होंगे तो समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। अभी तो ये घर घर पहुंचा रहा हूं ना, फिर यहीं से प्रवचन चलेगा। इसको एक ऐसा ग्रंथ मानकर रखिए कि जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ये आप सबको समझ में आएगा। तो मैं इस पर एक लाइव क्लास खोलने वाला हूं, क्योंकि घर घर जाकर, गांव गांव जाकर जो पढ़ाने की बात मैंने की है वो तो जब कभी कहीं आप लोग कार्यक्रम लगाएंगे मैं आऊँगा। लेकिन अगर मैं एक गांव में जाऊंगा तो कितने लोग आएंगे? 50, 60, 70 लोग। बहुत आ जाएंगे तो 200 लोग, बहुत आ जाएंगे 2000। यहाँ एक साथ 10,000, 20,000 लोग पढ़ लेंगे। तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप जो संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं इससे हमारे हौसले में वृद्धि आई है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो संविधान की बात करते हैं। हमारा जो आंदोलन करने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19 में, उससे आपके कानून व्यवस्था को कैसे खतरा हो सकती है? सुनिएगा दोस्तों इस वाक्य को। गजब का तर्क दिया, साधारण सा मामूली सा तर्क कि संविधान में जो हमारा प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का शांतिपूर्वक हक है, उससे आपकी कानून व्यवस्था अगर बिगड़ रही है तो क्या हमारा अधिकार कुचल देंगे? फिर तो कानून व्यवस्था के नाम पर हमेशा सारे अधिकार हमारे खत्म कर देंगे। नहीं कर सकते आप। तो अगर ये संविधान की जानकारी आप सबको, आम जनता को होगी तो गांव में लेखपाल है, सिपाही है, प्रधान है, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जो भी आपके साथ गलत करेंगे आप बोल पाएंगे। और लोकतंत्र का, संविधान का यही लक्ष्य है कि किसी से किसी का कहीं कोई शोषण न कर पाए। केवल धर्मगत, जातिगत शोषण ही नहीं बंद करना है, किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण बंद करना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 15 फरवरी से भारत की राजनीति में भूचाल आया है। एकाएक भाजपा का ग्राफ बहुत तेजी से गिरता चला जा रहा है। जो इनकी रहस्यमयी जादुई शक्ति थी उसका ढक्कन खुल गया है और उसकी पेदी फट गई है। समझ में आ गया है कि ये सारा चुनाव छल बल से जीत रहे थे। हर तरह की धोखेबाजी और संविधान के साथ हर तरह की दगाबाजी से ये चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा जनता को लगने लगा है। किन आधारों पर लगने लगा है? एक तो ईवीएम हटाओ का नारा लग रहा है, लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में कुछ नहीं बोल रही है। बीजेपी को भी तो बोलना चाहिए। दूसरे, बैलेट से चुनाव कराने की मांग हुई। बैलेट से चुनाव हुआ कहाँ? चंडीगढ़ में। वहाँ सरेआम चोरी करते कैमरे पर इनका चौकीदार पकड़ा गया। और तीसरा, किसानों को रोकने के लिए सरकार इतनी ऊर्जा खर्च कर रही है कि अगर इसका 1/100वां हिस्सा भी ऊर्जा खर्च की होती तो बैंकों के करोड़ों करोड़ के बकाए कर्जदार विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और न जाने कितने पूंजीपति फरेबी देश से भाग नहीं पाए होते। किसानों को एमएसपी दुगनी करने की जुगाली किए थे पीएम जी, लेकिन किए नहीं। तो एक ऐसी फिजा बदलने लगी है बड़ी तेजी से कि अब नेताओं का भागना किधर भाजपा की तरफ रुकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा चलाया है और जनता जिस तरह से संविधान की किताबें हाथ में लेकर सड़कों पर उमड़ गई है, इससे नेताओं की भी आंख खुल रही है, विपक्ष के नेताओं को। और इसलिए मैं आज चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति की कि यहां दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस के अलावा सपा और बसपा आगामी चुनाव में कहां रहेंगी, क्या करने जा रही हैं। दोस्तों, अभी तक यूपी में इंडिया गठबंधन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी सीट बंटवारे के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस उसको अवॉइड कर रही है, यह दिख रहा है। हां, आज की तारीख पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें कांग्रेस की शिथिलता है, लापरवाही है, दोष उसको दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी सोच हो। देखिए, एक बात एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना कोई बड़ा जनाधार नहीं है। यहां बड़े जनाधार की तीन पार्टियां हैं, एक बीजेपी, दूसरी सपा और तीसरी बसपा। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के पास इतना धन बल है, बाहुबल है कि जनता के सड़क पर आ जाने पर भी उसको हराने के लिए पार्टियों को एकजुट होना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि कांग्रेस निश्चित तौर से किसी न किसी दल के साथ या एक से अधिक दलों के साथ गठबंधन में आएगी। अब सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है और है, यह गठबंधन कायम है, अखिलेश जी इसके लिए बहुत सक्रिय हैं, समर्पित हैं। विपक्ष की एकता के लिए अखिलेश जी बहुत समर्पित है, उधर तेजस्वी है, और कोई नेता इतने समर्पित नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी गठबंधन नहीं हो रहा है। कहीं इसके पीछे इस दृश्य का इंतजार तो नहीं है? यह भी तो हो सकता है कि छोटे छोटे दलों को और बड़े बड़े दलों को सबको एक मंच पर लाने की प्रतीक्षा की जा रही हो कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस को यह विश्वास हो कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट चुनाव का समय जब देखा है तब हथौड़ा मारा है, क्योंकि भाई जो भी लोग पद पर हैं या प्रमुख शक्ति धारण करके बैठे हैं, उनको अपनी सुरक्षा भी देखनी है। जो लोग लोकतंत्र की इस तरह की डकैती करते हैं वो कुछ भी करते हैं। तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद होगी कि मायावती जी भी चुनाव के ठीक पहले गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। मैं अगर अपने विवेक की बात करूं, अपनी सोच और समझ से बात करूं, तो मुझे दिख रहा है कि 99% संभावना है मेरे हिसाब से कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन न हो पाने के पीछे का कारण है मायावती जी के आने का इंतजार। और मायावती जी की ओर से ऐसा जरूर कोई सिग्नल दिया गया है कि जिससे इंतजार करने वाले इंतजार करने को में भी कोई नुकसान नहीं समझ रहे हैं, पूरे आश्वस्त हैं कि ये तो होना ही है। अब अगली बात आती है कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं तो क्या अखिलेश यादव जी बाहर हो जाएंगे? मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव जी बहुत सुयोग्य नेता हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता इधर हुए हैं, सबसे अच्छा विकास कार्य करने का अगर मेरी दृष्टि से किसी को श्रेय जाएगा तो अखिलेश यादव जी हैं, और वो भी 2.5 साल के कार्यकाल में। जी हां, मेरी बात कुछ लोगों के समझ में अभी नहीं आएगी। 2.5 साल का कार्यकाल मैं अखिलेश यादव जी का मानता हूं उत्तर प्रदेश में। 5 साल के कार्यकाल में 2012 से 2017 तक के कार्यकाल में से महज 2.5 साल का कार्यकाल ही अखिलेश यादव जी के हिसाब से वो प्रयोग में कर पाए। जब 2014 के चुनाव में लोकसभा में सपा की बुरी तरह पराजय हो गई, महज 5 सीटें वो जीत पाए थे, वो भी 5 परिवार के लोग जीत पाए थे केवल। तब जो अखिलेश यादव सरकार में 5 मुख्यमंत्री कहे जाते थे, उनमें से 4 को गायब कर दिया गया, क्योंकि जब चुनाव नहीं जितवा पाए आप, तो आपकी बात हम क्यों माने। और तभी सपा में बगावत शुरू हुई। लेकिन अखिलेश यादव जैसा नेता कि पार्टी में बगावत तक को नजरअंदाज करके काम किया, एकाएक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को 4 लेन से जोड़ने का आदेश पारित हुआ और आज जोड़ दिया गया। वो काम उसी समय शुरू हो गया था। आगरा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव पड़ गई। आगरा एक्सप्रेसवे बना कर दे दिया, लखनऊ में मेट्रो बना कर दे दिया, स्टेडियम बना कर दे दिया। बहुत तेजी से काम हो रहा था। और सबसे एक सुखद आश्चर्य वाली बात कि अखिलेश यादव के समय में जितनी जमीनों का अधिग्रहण हुआ किसानों से, किसान लोग चाहते थे कि हमारी जमीन चली जाए, सब चाहते थे।
और बिना किसी भ्रष्टाचार के हुआ था, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो जैसे ही 2017 में सरकार बदली, इतने ज़्यादा उस पर जांच करवाई गई, आगरा एक्सप्रेसवे पर कितनी बार खुदाई हुई, सब कुछ जांचा गया, जनेश्वर मिश्रा पार्क की जांच हुई, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं निकला कि इन पर या इनके सरकार के लोगों पर कोई कार्रवाई लेने का आधार बने। तो दोस्तों, ये मेरा अपना निजी मत है, मेरी अपनी निजी राय है कि दोनों ही दलों को गठबंधन में लिया जाना चाहिए। और मैं अखिलेश जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अखिलेश जी ये ना सोचे कि उनको सीट कम मिलेगी। सीट कम मिलने पर नेताओं के लिए दिक्कत आती है कि वहाँ जो उनका कैडर तैयार हो रहा होता है वो चुनाव में कहाँ जाएगा, वहाँ जो प्रत्याशी बनने की उम्मीद पाले हो कहाँ जाएगा, क्योंकि जो प्रत्याशी बनने की उम्मीद पालते हैं वो हार हो या जीत हो चुनाव लड़ते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को मनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, जब देश का संविधान खतरे में हो, जब लोकतंत्र खतरे में हो, तो ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं कोई महत्व नहीं रखती। उनकी कुर्बानी दी जानी चाहिए और देने में कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर ये गठबंधन होता है सपा बसपा कांग्रेस का, तो इससे इतना मजबूत गठबंधन बनेगा कि शेष जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी इसी में आने के लिए प्रयास करेंगी, चाहे उनको सीट मिले या न मिले। और तब जीत की संभावना बढ़ करके 60 से 65 सीटों तक पहुंच जाएगी। अगर साफ साफ चुनाव हुआ तो 70-72 सीट तक जीत जाएंगे, जान लीजिए। और पूरी ये संभावना है कि ईवीएम बंद होगी, या ईवीएम अगर रहेगी भी तो भी 100% वीवीपैट लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देने जा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अभी हम लोग 25 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। रोज धरना चल रहा है, पूरे भारत में कहीं ना कहीं चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी 22 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम बंद करने की मुहिम में। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग है। तो दोस्तों, चुनाव तो निष्पक्ष होना ही होना है। अगर चुनाव निष्पक्ष होगा, और अब भूत उतर गया है सबके दिमाग से, उतर गया है भूत, जो भभूत का भूत पकड़ा दिया गया था वो उतरा है। और कोई बुरा न माने, सबसे ज्यादा ओबीसी समाज में भूत चढ़ा था, बहुत ज्यादा चढ़ गया था। संविधान खतरे तक में चला गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। खैर, ये महापुरुषों की थाती है, इसमें इतनी ताकत है ना कि कोई फरेबी आकर झुंझुना बजा के फरेब करेगा भी तो कुछ ही देर तक कर पाएगा। बहुत तेजी से समाज लौट रहा है। और मैं लोकतंत्र की एक और नई मिसाल को जलते देख रहा हूं। अब लोग कहने लगे हैं कि मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, ये नहीं चलेगा। बस मैं इसमें यही संशोधन करना चाहूंगा कि विचार का मतलब किसी से नफरत करना नहीं है दोस्तों। किसी से भी नफरत करना संविधान को कमजोर करने वाला होगा। मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। मुद्दों की राजनीति करने में सबसे आगे कौन है इस समय? तेजस्वी यादव। गजब की राजनीति उस आदमी ने की है। जी हां, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी भी मुद्दों पर उस तरह से बात नहीं कर पाते जैसे तेजस्वी करते हैं। तो ये नेता, जो नए नेता आ रहे हैं, वो नई बात दिखा रहे हैं। विकास का जिस तरह का मापदंड, जिस तरह की तेजी अखिलेश यादव ने दिखाई थी, और एक गडकरी जी है बीजेपी में, देखिए वहां किनारे लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के तौर पर जो काम मायावती जी करती हैं, और जितना पूरे देश की पदयात्रा कर देने का सामर्थ्य, पूरे देश से संवाद करने का सामर्थ्य, इतना अपमान झेल करके राहुल गांधी का वैसा है किसी नेता का। समाजवादी विचारधारा से आए हुए हैं नीतीश कुमार जी, सदन में सीएम को कितनी भद्दी भाषा में डांटते हैं, पूर्व सीएम को। मतलब अपने पर थोड़ी सी बात आए तो मैं भी गुस्सा हो जाता हूं। लेकिन राहुल गांधी, बाप शहीद हुआ, दादी शहीद हुई, और अगर खजाना रहता तो अब तक जेल में रहते। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी में सपा बसपा कांग्रेस और कई एक छोटे दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं आप सबको संविधान समर्थक होने के नाते यह आगाह कर रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी न केवल सरकार बदलवा देने भर की है। बदलवाना क्यों है? क्योंकि संविधान को खतरा है। जी हां, मैं सरेआम कह रहा हूं कि मोदी सरकार से संविधान को खतरा है। जो सजा इनको देनी है दे दे। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार बदल देने भर की नहीं है,
बल्कि बदली हुई सरकार से संविधान के हिसाब से काम करवाने की है। और मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि पेंशन अगर लागू होगी सबके लिए लागू होगी ना, अगर अच्छे अस्पताल खुलेंगे सबके लिए खुलेंगे ना, सरकारी नौकरियां जब आएंगी तो सबके लिए आएंगी ना। तो इसलिए मुद्दों की राजनीति होनी होगी, करनी होगी। एक राजनीति और भी देश को कमजोर करती है, जाति धर्म का नारा लगाओ और 4 जातियों का जुगाड़ करो, फौरन वोट पा करके सांसद विधायक बन जाओ और फिर 10 राइफल और 15 फॉर्च्यूनर एकदम लेकर के हड़कंप मचाओ। तो अगर ऐसे नेता को हम लोग पसंद करेंगे तो हम संविधान के साथ नहीं हैं। और फिर वो नेता अगर सवाल कर देंगे तो कहेगा कि हम ही क्यों नहीं करें, हर समाज के लोग करते हैं। किसी भी समाज का आदमी अगर ये करता है तो लोकतंत्र का दुश्मन है। किसी भी समाज का आदमी, कहां से तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए? तुम जनता के नुमाइंदे हो तो जनता की तरक्की क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारी अपनी हो रही है? ये सवाल भी हमको करना पड़ेगा। एक और सुखद बात मैं आपसे शेयर करके रखूंगा। अभी बीजेपी विधायक से, टुंडला से विधायक हैं, एक सामान्य सा व्यक्ति संविधान के सवाल पूछा है। मेरा सीना चौड़ा हो गया, मन गदगद हो गया कि संविधान की मुहिम यहां तक जाने लगी है। महज कहने भर से लोग अपने विधायक से सवाल करने लगे हैं। अमेठी में एक युवक ने स्मृति ईरानी को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, उसने तपाक से बोला कि आप यहां बैठ जाइए ना। यह संविधान का जब ज्ञान गया है तो ताकत आई है। बस एक ही काम करना है कि नेता किसी जाति धर्म का हो, सवाल संविधान और समाज का होना है, सवाल समानता और तरक्की का होना है। फिर देखिए संविधान कैसे भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा। मैं एक बात और कहूंगा दोस्तों, आप में से तमाम लोग किताब मंगा रहे हैं, मैं फिर से नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं। ये हिंदी माध्यम की पुस्तक है जो 280 रुपये जमा करने पर स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम की है, ये 300 रुपये में जाएगी और अगर दोनों लेना है तो 550 रुपये में। ये स्पीड पोस्ट के साथ में जोड़कर बता रहा हूँ, यानी पोस्टल चार्ज के साथ। तो एक बात और जो किताबों के बारे में कहनी है कि अभी ये किताबें आप तक पहुँच रही होंगी। आप में से तमाम लोग किताब खोलते होंगे तो समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। अभी तो ये घर घर पहुंचा रहा हूं ना, फिर यहीं से प्रवचन चलेगा। मैं इस पर एक लाइव क्लास खोलने वाला हूं, क्योंकि घर घर जाकर, गांव गांव जाकर जो पढ़ाने की बात मैंने की है वो तो जब कभी कहीं आप लोग कार्यक्रम लगाएंगे मैं आऊँगा। लेकिन अगर मैं एक गांव में जाऊँगा तो कितने लोग आएंगे? 50, 60, 70 लोग। बहुत आ जाएंगे तो 200 लोग, बहुत आ जाएंगे 2000। यहाँ एक साथ 10,000, 20,000 लोग पढ़ लेंगे। आने जाने का खर्च बचेगा। आप भी अपने घर में से ही देख लेंगे और वीडियो पर रहेगा तो जितनी बार चाहेंगे उतनी बार उसको देख लेंगे। तो दोस्तों ये रही संविधान की बात। तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप जो संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं इससे हमारे हौसले में वृद्धि आई है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो संविधान की बात करते हैं। कपिल सिब्बल जी की एक बात का मैं हवाला दूंगा। अभी एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने इधर 5 फैसले संविधान के हिसाब से एकदम खूंटा ठोक के कर दिए हैं, जिनमें से एक फैसला है कि जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और आज के सीएम कर्नाटक में जो कांग्रेस के हैं, ये लोग जब विपक्ष में थे, ये लोग कहीं धरना प्रदर्शन करने गए थे। एक संतोष नामक कर्मचारी आत्महत्या किया था, जो घोटाला उजागर किया था, आप सबको याद होगा। तो ये लोग वही धरना प्रदर्शन करने गए थे, तो उस पर केस चला दिया गया और इनको अरेस्ट करने की बात की गई। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, उस समय की सरकार के वकील ने ये कहा है कि इन लोगों से कानून व्यवस्था को खतरा था, इसलिए इन पर एक्शन लिया गया। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि हमारा जो आंदोलन करने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19 में, उससे आपके कानून व्यवस्था को कैसे खतरा हो सकती है। सुनिएगा दोस्तों इस वाक्य को, गजब का तर्क दिया, साधारण सा मामूली सा तर्क कि संविधान में जो हमारा प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का शांतिपूर्वक हक है, उससे आपकी कानून व्यवस्था अगर बिगड़ रही है तो क्या हमारा अधिकार कुचल देंगे? फिर तो कानून व्यवस्था के नाम पर हमेशा सारे अधिकार हमारे खत्म कर देंगे। नहीं कर सकते आप। आपको बताना पड़ेगा कि हमारा आंदोलन हिंसक था,
हम कोई अपराध करने जा रहे थे, तब आप कर पाएंगे। अन्यथा झूठे कोरे कागज पर कहीं कानून व्यवस्था लिखकर कहेंगे कानून व्यवस्था के खिलाफ है तो नहीं माना जाएगा। तो अगर कपिल सिब्बल साहब इस तरह का तर्क सुप्रीम कोर्ट में दे पाए हैं तो कहां से दे पाए हैं? इस संविधान के जरिए ही तो दे पाए हैं। आज महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह हो, चाहे मेरे जैसे लोग हो जो दहाड़ कर बोल पा रहे हैं, कहां से बोल पा रहे हैं? संविधान से ही तो अगर ये संविधान की जानकारी आप सबको, आम जनता को होगी, तो गांव में लेखपाल है, सिपाही है, प्रधान है, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जो भी आपके साथ गलत करेंगे आप बोल पाएंगे। और लोकतंत्र का, संविधान का यही लक्ष्य है कि किसी से किसी का कहीं कोई शोषण न कर पाए। केवल धर्मगत, जातिगत शोषण ही नहीं बंद करना है, किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण बंद करना है। और इसके लिए संविधान को जानना जरूरी होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय संविधान।